Hello students, welcome to today's class. In the last lecture we were talking about the intermolecular forces. उसमें हमने बात की किसकी? हमने बात की डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की, हमने बात की आयन डाइपोल इंटरेक्शन की, हमने बात की आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन की, हमने बात की किसकी? योर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल की हमने बात की, हमने लास्ट में आते आते बात की लंडन फोर्सेस की। इसके अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच जाता है, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बच जाता है? एच बॉन्डिंग। हालांकि एच बॉन्डिंग को हम पहले पढ़ चुके हैं। एच बॉन्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ एनी वन एलिमेंट, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन कैन ऑल्सो हैव एच बॉन्डिंग, लेकिन वो बहुत कम केसेस है, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ते हैं तो ऑक्सीजन की और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम आती है, लेकिन फिर भी क्लोरीन बहुत कम जो है शो कर पाता है। इसलिए बहुत कम शो कर पाता है क्योंकि क्लोरीन का साइज कंपैरेटिवली बड़ा हो जाता है। अगर किसी का साइज बड़ा हो गया है तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब कहोगे सर, अगर मैं इसको किसी ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई करके देखूं कि किसी का साइज बड़ा है और उसको कोई चीज खींचनी है तो वो तो ज्यादा पावर से खींच सकता है। यू आर करेक्ट कि ह्यूमन बीइंग में ऐसा होता है, लेकिन अगर मैं क्लोरीन को भी इसी हिसाब से एक्सप्लेन करूं कि क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने का मतलब है कि उसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। बिकॉज साइज इंक्रीज मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन दैट इंक्रीजेस। अगर वो इंक्रीज कर गई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का हमेशा रिलेशन किससे रहता है? डिस्टेंस से रहता है। तो क्लोरीन बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है। क्यों? क्योंकि उसका साइज बड़ा है। तो एच बॉन्डिंग के लिए पहली केस क्या हुई कि प्रेजेंस ऑफ एनी वन एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सेकंड कंडीशन क्या हुई? एच डायरेक्टली अटैच्ड विद दीज एलिमेंट, कि H उनके साथ बिल्कुल डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया था HF। अब क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ऐसे ही यहाँ पर भी दूसरा मैंने ले लिया HF, फ्लोरीन के ऊपर चार्ज नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव। तो इसके ऊपर इतना ज्यादा नेगेटिव होता है कि ये पड़ोस के हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एच बॉन्डिंग। एक्चुअल में एच बॉन्डिंग जो है, एच बॉन्डिंग is a type of dipole interaction। ये किसका एग्जाम्पल है? डाइपोल इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है। इसीलिए हम इसको जो है स्पेशल पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती। बट हाँ, फर्क सिर्फ इतना सा है कि भाई यहाँ पर इस डाइपोल इंटरेक्शन में क्योंकि H इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व है? हाइड्रोजन इन्वॉल्व है। और हाइड्रोजन भी कौन सा? जो फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से किसी एक के साथ सीधा सीधा जुड़ा हुआ हो, सीधा सीधा, उससे क्या हो जाएगा? वही हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन साइज में बहुत छोटा सा होता है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। मान लो आपके सामने एक छोटा बच्चा है जिसकी किसी चीज को खींचने की पावर कम है, मान लेते हैं उसके पास डोली है, एक छोटा बच्चा है उसके पास एक डॉल है एंड उसकी उस डोल को खींचने की पावर कम है। आप बड़े हैं, आपकी डोल को खींचने की पावर ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा चांस खींचने वाले कब बढ़ जाएंगे? कि बच्चे का साइज जितना छोटा होगा आप उतनी पावर से अपनी तरफ खींच पाएंगे। लेकिन अगर बच्चे का साइज आप बड़ा करते रहो, अगर आपके बराबर का हो गया तो आपके उस डोल को खींचने के चांस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो यही बात यहाँ पर आ जाती है कि फ्लोरीन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि वो छोटे से हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा जो है
अमाउंट में हाइड्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच पाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जितना ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा उतना ज्यादा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नथिंग बट इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इन विच हाइड्रोजन इज इन्वॉल्व्ड। ठीक है, और एच बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है? एच बॉन्डिंग इज ऑफ 2 टाइप। पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। कौन सी? पहली है इंटरमोलिकुलर और दूसरी है कौन सी? इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, इंटरमोलिकुलर कौन सी होती है? जिसमें हाइड्रोजन और हैलोजन दो अलग अलग मॉलिक्यूल से हो, जैसे फ्लोरीन इस वाले मॉलिक्यूल से अटैच है, हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल का हिस्सा है, तो ये कौन सी बॉन्डिंग है? दिस इज योर इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। इंट्रा में क्या होगा कि वो जो एच इन्वॉल्व है या फिर वो जो हैलोजन या फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन इन्वॉल्व है वो एक ही मॉलिक्यूल से बिलोंग करते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम भी एग्जांपल किया था क्या, कि ये बेंजीन है, इसके साथ OH जुड़ा हुआ है और NO2 जुड़ा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है? इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही एक ही मॉलिक्यूल से बिलोंग करते हैं, दोनों एक ही मॉलिक्यूल से बिलोंग करते हैं। सो दिस इज योर इंट्रामोलिकुलर, दिस इज योर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। चले आगे। तो अब तक हम सिर्फ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि व्हाट आर द फैक्टर्स which decides the physical state of मैटर? कि मैटर की फिजिकल स्टेट किस पे डिसाइड होती है? मतलब वो कौन सी चीज है, वो कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वाटर क्या होता है, वाटर विल एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट। वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से हम ये कहते हैं कि भाई ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? तो यहाँ पर आप ये समझे कि कौन कौन से फोर्स हैं। इसके लिए मैं क्लास नाइन्थ में आपने कहा था, देखो कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स ऐसे एक दूसरे को टच करते हैं। क्लास नाइन्थ से ही इसका आंसर निकाल लेंगे हम। गैसेस में, सॉरी, लिक्विड में थोड़ा सा गैप होता है, गैसेस में ये गैप बहुत ज्यादा सा हो जाता है, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं ऐसे ही। तो गैस सॉलिड के अंदर ये क्या था? ये था सॉलिड। ये क्या है? लिक्विड। ये क्या है आपके पास? गैस। सॉलिड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है? हाईएस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट, नॉट हाईएस्ट, इट शुड बी स्ट्रॉन्गेस्ट। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ठीक है, इवन यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है उसका एक रीजन ये भी है, अभी थोड़ी देर पहले भी मैं बात कर रहा था और पिछले 2 लेक्चर्स में भी मैंने बात करी है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक सीधा सीधा रिलेशन होता है डिस्टेंस से। अगर डिस्टेंस बढ़ गई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो एक दूसरे को क्या करते हैं? टच करते हैं, यानी कि डिस्टेंस क्या है? मिनिमम है। यहाँ पर उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर क्या होते हैं? मिनिमम होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाते हैं? मिनिमम हो जाते हैं। दूसरा कि इन मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो भी क्या है? मिनिमम। ठीक है, वो भी क्या है? मिनिमम, यानी कि ये मूव नहीं करते, ये एक सिर्फ अपनी जगह पर ऐसे हिलते रहते हैं। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, ऐसे भागते रहते हैं। तो यहाँ पर ये बाउंडेड है, एक जगह पड़े रहेंगे। अगर ये मार्कर सॉलिड है तो इसके मॉलिक्यूल्स इतना स्ट्रांगली एक दूसरे को खींच रहे हैं कि वो यहीं पर रह रहे हैं। वो इतना कम उनकी काइनेटिक एनर्जी है कि वो यहाँ से दूर नहीं जा पा रहे। अगर ऐसा होता है तो मार्कर
उधर उस कमरे में उड़ जाता है, थोड़ा सा उस जो है उस एरिया में उड़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गैसेस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीकेस्ट है, जबकि वहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। इस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, थर्मल एनर्जी। अब क्वेश्चन आएगा दिमाग में, थर्मल एनर्जी क्या है? दिस इज द एनर्जी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। दिस इज योर एनर्जी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। कि टेम्परेचर को बढ़ाओगे, आपको पता है जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, फिर से याद करो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि थर्मल एनर्जी अगर इंक्रीज कर दें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो क्या कर जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। यानी कि देयर इज रिलेशन बिटवीन थर्मल एनर्जी is inversely proportional to intermolecular forces। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो यहाँ पर अगर मान लो मैं कहता हूं कि कोई चीज सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है, तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ बहुत स्ट्रोंग होंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ बहुत स्ट्रोंग होंगे और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। चलिए लेट्स मूव ऑन। तो यहाँ इस हम चैप्टर के कर चुके हैं कि फोर्सेस कौन कौन से हैं, क्या फैक्टर हैं। तो वो दो फैक्टर हैं, एक थर्मल एनर्जी और एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और उनके बीच में भी रिलेशन होता है। और रिलेशन क्या है? इनवर्स का रिलेशन है। ये बात हम कर चुके हैं। हम ये बात भी पहले लेक्चर में ही कर चुके थे कि एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके। हमें अब यहाँ से क्या चीज पढ़नी है? हमें यहाँ से पढ़नी है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट क्या पढ़नी है हमें? हमें पढ़नी है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट मतलब वी विल टॉक अबाउट गैसेस। हम किसकी बात करेंगे? गैसेस की बात करेंगे। व्हेन इट कम्स टू गैसेस, तो गैसेस की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको क्लास 9th से याद है, जैसे कि शेप एंड वॉल्यूम, इनडेफिनेट, जैसे कि हाईली कंप्रेसिबल, जैसे कि कैन फ्लो, मूव कर सकती है, जैसे कि शोज डिफ्यूजन। जिनको डिफ्यूजन याद नहीं है उनको मैं बता दूं, डिफ्यूजन मतलब क्या? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। के पार्टिकल्स क्या करेंगे? इंटरमिक्स करेंगे। आप रूम के एक कॉर्नर में कोई एक सेंट छिड़क दो, फ्रेग्रेंस, और रूम के दूसरे कॉर्नर में दूसरी फ्रेग्रेंस आप जो है थोड़ा सा स्प्रे कर दो। आफ्टर सम टाइम व्हाट यू विल ऑब्जर्व, आप मिडिल में बैठो या रूम के किसी भी कॉर्नर में बैठो, आपको दोनों तरीके की स्मेल बराबर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स उन कॉर्नर से निकल के हवा में फैल गए हैं, मिक्स कर गए हैं। ठीक है, तो इसी मिक्सिंग की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। अगर मैं बात करूं, दे एक्सर्ट प्रेशर, दे एक्सर्ट सम प्रेशर। अगर किसी बच्चे को ये है कि प्रेशर नहीं समझ आता,
कि वो गैसेस प्रेशर कैसे एक्सर्ट कर लेती हैं। तो इसका सीधा-सीधा रीज़न उसकी काइनेटिक एनर्जी से है कि आप जब चीज़ें बहुत सारी भाग रही हो, दौड़ रही हो हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में, ठीक है? तो वो क्या करेंगी, वो दीवारों से जाएँगी, टकराएँगी और टकराएँगी देन इट विल एक्सर्ट सम प्रेशर। एक सीधी-सी बात है, अगर मैं इस हाथ को बड़ी तेज़ी से दीवार पे मारता हूँ, तो ये दीवार पे क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है? आप जिस गाड़ी का यूज़ करके इधर से उधर जाते हैं या एक्टिवा ड्राइव करते हैं, उसके अंदर जो टायर में हवा भर रखी है, आप जब हवा भरवाने जाते हैं तो उसपे देखा करो कि वो कहता है सर प्रेशर कितना करूँ? 32 करूँ, 33 करूँ? प्रेशर एक्सर्ट करती है। आपके घरों में जो गैस सिलेंडर है, उसपे भी क्या होता है, प्रेशर होता है। आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ पर एक फायर एक्सटिंग्विशर लगा रहता है, उसपे प्रेशर की एक नोटेशन रहती है। तो जहाँ भी गैसेज़ आती हैं, दे एक्सर्ट सम प्रेशर, ठीक है? तो यहाँ पर रिलेशन किसका है? दैट दे एक्सर्ट सम प्रेशर, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम जो है कुछ चीज़ों को मेज़र करेंगे। इसमें हम नोट बना के लिखेंगे क्योंकि यहाँ से अब थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट पोर्शन शुरू हो जाएगा। नोट क्या है? मेज़र द टेम्परेचर, कि टेम्परेचर मेज़र करना है। टेम्परेचर को मेज़र करने के 3 तरीके हैं, केल्विन है, डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है। हम किस में मेज़र करेंगे? इन केल्विन। देयर विल बी नो सिंगल न्यूमेरिकल, ठीक है? जिसके लिए आप टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर में जहाँ पर भी टेम्परेचर दिखाई दे जाए 110% इट विल बी कन्वर्टेड इनटू केल्विन। और केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि डिग्री सेल्सियस प्लस 273। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 273.15 चैप्टर नंबर 1 में सीखा था। बिल्कुल सही सीखा था आपने चैप्टर नंबर 1 में, लेकिन चैप्टर नंबर 1 में जब हम 273.15 ऐड करते हैं, वहाँ कैलकुलेशन छोटी होती है। यहाँ पर कैलकुलेशंस थोड़ी-सी बड़ी हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, इसलिए हम कैलकुलेशन को ईज़ी करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड 273। चलिए मूविंग ऑन टू द वॉल्यूम। सेकंड है, हम वॉल्यूम को मेज़र करेंगे। वॉल्यूम की यूनिट अलग-अलग हो सकती है, ठीक है? जैसे हम इसको लीटर में कर सकते हैं, हम इसको मीटर क्यूब में कर सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब में कर सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में कर सकते हैं, तो ये बहुत सारी अलग-अलग यूनिट्स हैं। ऐसे ही प्रेशर है, जहाँ पर जिसकी ज़रूरत पड़ेगी आई विल एक्सप्लेन राइट देयर, ठीक है? तो स्टार्टिंग में इतनी सारी दिमाग में बोदरेशन डाल के चलोगे तो कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। तो प्रेशर, प्रेशर को मेज़र करने के बहुत सारे यूनिट्स हैं, जैसे कि बार, जैसे कि एटीएम, जैसे कि एमएम ऑफ एचजी, ये सब यूनिट्स हैं। किसको मेज़र करने की? प्रेशर को मेज़र करने की, ठीक है? हम सबको डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पहले वो कर रहे हैं। हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को गैस लॉज़ से, ठीक है? अब ये गैस लॉज़ क्या होते हैं? एक्चुअल में दीज़ आर द लॉज़ व्हिच आर supposed to be followed by gases, ठीक है? दुनिया का कोई भी ऐसा लॉ जो गैसेस फॉलो करती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? गैस लॉ बोलते हैं, क्योंकि गैसेस एक से ज़्यादा जो है लॉज़ को फॉलो कर सकती है या करती भी है, तो इसलिए हम लोग उनको क्या बोलते हैं? गैस लॉज़, कलेक्टिवली कह देते हैं गैस लॉज़। अब इसमें जो सबसे पहला लॉ है, द फर्स्ट लॉ इज़ योर बॉयल्स लॉ। बड़ा ईज़ी सा है, बड़ा ही ईज़ी सा है, ठीक है? अब क्या करना है आपको, देखो, इसको कैसे समझेंगे? सपोज़ करो यू हैव अ पिस्टन हियर, यू हैव अ पिस्टन और आपने क्या कर रखा है, यहाँ पर गैस भर रखी है। गैस के मॉलिक्यूल्स तो इधर-उधर भाग रहे होंगे। अच्छा, जिनको पिस्टन इमेजिन करने में प्रॉब्लम आती है कि पिस्टन क्या होता है, तो आपने सिरिंज देखी होगी इंजेक्शन वाली,
उसमें जो पीछे से आप उठा के ऐसे प्रेस करते हो वो पिस्टन होता है जो उस ट्यूब के अंदर ट्रैवल कर रहा था, या पिचकारी उठा के जब हम ऐसे मारते हैं तो वो पिस्टन की हेल्प से पानी बाहर निकल रहा होता है। तो ये पिस्टन वही है कि इसको दबा रहे हैं हम नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ भी उठा सकते हैं इसको। तो गैसेस क्या करती है, दे एक्सर्ट सम प्रेशर। लेट मी से लेट वॉल्यूम इज VmL। बड़े ध्यान से, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको स्पेशली दिमाग में स्टोर करके रखने की जरूरत हो। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको न्यूमेरिकल की फॉर्म में करने की जरूरत हो कि भाई फॉर्मूला याद करूंगा तो न्यूमेरिकल होगा। मैं कहता हूं इस चैप्टर में एक सिंगल ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है जिसको करने के लिए आपको जो है किसी फॉर्मूले को याद करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, यूनिटरी मेथड से हम सब कुछ कर देंगे। लेट वॉल्यूम इज VmL और यहाँ पर का प्रेशर क्या है PmL, P1 कह देता हूँ। अब यूनिट में भी मैनी, इट में भी ATM, इट में भी बार, इट में भी MM ऑफ HG। ठीक है, अभी मैं यूनिट्स पे नहीं जा रहा, लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे अब आपने क्या किया, अब आपने यहाँ पर थोड़ा सा वेट और रख दिया। वेट रखने का मतलब क्या है, आप उस पिस्टन को नीचे की तरफ दबा रहे हो। जब पिस्टन को नीचे की तरफ दबाओगे तो क्या होगा, जब ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम होने से प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। यू कैन ट्राई दिस एट होम। आपके घरों में पिचकारी होगी जरूर कोई ना कोई, तो आपने क्या करना है, सिर्फ उसमें हवा भरो और उसको आगे नोज से बंद कर दो। मान लेते हैं कि ये एक पिचकारी है, तो इसकी आगे एक छोटी सी नोज होती है, ठीक है, और यहाँ पर ये एक पिस्टन होता है। यहाँ पे आपने क्या करना है, इस पिस्टन को इस तरफ मूव कराना है, यानी कि आपको उसको बंद करना है। जब बंद करोगे और यहाँ पर उंगलियां डालो, ठीक है, यानी कि दिस इज द पिचकारी। आपने उसको आगे से बंद किया और आप उसको प्रेशराइज कर रहे हो। जब आप उसको प्रेशराइज करोगे, व्हाट यू विल सी, यू विल फाइंड कि वो आपकी उंगली पे एक धक्का मार रही है। आप जितना ज्यादा जोर से उसको जो है दबाओगे अंदर की तरफ, उंगली उतनी ज्यादा दूर भागने की कोशिश करेगी, उतना ज्यादा पेन हो जाएगा। तो प्रेशर जब आप बढ़ाते हो, जब आप इसके ऊपर प्रेशर लगाओगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीजेस। मैं एरो नीचे की तरफ लगाता हूं तो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं कि वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। एरो नीचे की तरफ मतलब डिक्रीज, एरो ऊपर की तरफ मतलब इंक्रीज। तो पहले वॉल्यूम कितना था V1, लेट मी से पहले वॉल्यूम है V1 और प्रेशर है P1। अब मैंने क्या किया, अब मैंने कहा कि मैंने जो है प्रेशर को बढ़ा दिया, प्रेशर को बढ़ा दिया। नाउ न्यू प्रेशर इज P2 और क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया तो वॉल्यूम इज V2 और आई कैन से प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आप इस इन सब चीजों में नहीं जाना चाहते, डोंट गो। बॉयल्स लॉ कहता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कि आप टेम्परेचर को चेंज नहीं करोगे, क्योंकि टेम्परेचर अगर चेंज करोगे तो टेम्परेचर से वॉल्यूम चेंज करता है। क्योंकि किसी चीज को गर्म करोगे अगर आप, तो वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो टेम्परेचर चेंज, वॉल्यूम चेंज। तो यहाँ पर हमने कहा कि भाई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा लेते हैं, दैट P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट डिवाइड बाय V, या फिर आई कैन से, लेट मी से कि कंडीशन प्रेशर इज P1 देन कांस्टेंट डिवाइड बाय V1, और अगर आपने प्रेशर को चेंज कर दिया P2 देन इट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइड बाय V2। आई कैन से P1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहां से भी क्या कह सकते हैं, P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आई कैन से P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, P1 V1 इज इनवर्सली P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आप इस पिस्टन में अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है।
इक्वल टू में कन्वर्ट करोगे तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे, लेट मी से देयर विल बी k1, ठीक है। तो p1 v1 इज इक्वल टू k1, p2 v2 इज इक्वल टू k2। यहां से एक न्यूमेरिकल आता है आपका एनसीईआरटी का, ठीक है। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल कहता है अ बलून इज फिल्ड, दिस इज एनसीईआरटी's old example basically, a balloon is filled with hydrogen at room temperature, it will burst if pressure exceeds 0.2 बार, ठीक है। अगर प्रेशर 0.2 बार हो गया तो बैलून फट जाएगा। If at 1 bar pressure the gas occupies 2.27 लीटर वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि देखो मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है, मैं मान लेता हूं मुझे फॉर्मूला याद है ही नहीं, फिर भी मैं देखो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। वो कहता है इफ 1 बार प्रेशर ऑफ द गैस ऑक्यूपाइज 2.27 लीटर वॉल्यूम, इफ प्रेशर एट 1 बार प्रेशर, एट 1 बार प्रेशर वॉल्यूम कितना है 2.27 लीटर, कितना है 2.27 लीटर 1 बार पे। वॉल्यूम कैन द बैलून बी एक्सपेंडेड, के एक बार प्रेशर पे वॉल्यूम कितना है 2.27, लेकिन वो प्रेशर को चेंज करना चाहता है कितना 0.2 बार में, तो सीधी सी बात है वॉल्यूम चेंज करेगा, सीधी सी बात है वॉल्यूम चेंज करेगा। अब यूनिटरी मेथड क्या होता है, मान लो आपको एक मार्कर की वैल्यू पता है कि एक मार्कर का प्राइस मार्केट में 10 रुपए, तो 2 मार्कर का कितना हो जाएगा 20, 3 मार्कर का कितना हो जाएगा 30। ध्यान से सुनना, मैं फिर से इसको लेता हूं, मान लेते हैं कि 2 मार्कर का रेट जो है 20 रुपीज है, तो एक मार्कर का कितना होगा 10 रुपए। 3 मार्कर का अगर 30 है तो भी एक मार्कर का कितना होगा 10 रुपए। यानी कि अगर आपको ये पता चल जाए कि एक मार्कर का रेट कितना है, तो जितने आपको मार्कर परचेज करने हैं उसको मल्टीप्लाई कर लो, कि भाई मान लो एक 2 मार्कर का रेट 20 रुपए है, तो एक मार्कर का कितना आ जाएगा 10 रुपए। आधा मार्कर लेना होता तो उसका भी क्या करना पड़ता, हाफ करना पड़ता। तो यहाँ पर हम कहेंगे 1 बार वॉल्यूम इज इक्वल टू 2.27, तो 0.2 पे कितना आ जाएगा 2.27, 2.27 इज इक्वल टू, एक मिनट मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, नहीं एक मिनट, देयर इज सम मिस्टेक, देयर इज सम मिस्टेक। पहले इसको फॉर्मूले से करेंगे, फर्स्ट वी विल सॉल्व इट फ्रॉम द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कह रहा है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो P1 1 बार, 1 बार पे वॉल्यूम कितना है 2.27 लीटर, नेक्स्ट प्रेशर इज कितना है 0.2 बार, और वॉल्यूम मुझे निकालना है, तो वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 1 बार 2.27 बार डिवाइड बाय 0.2 बार, तो बार से बार कैंसिल आउट, सॉरी ये तो लीटर था नॉट बार, लीटर। तो 0.2 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास ये जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 11.35 लीटर, ठीक है 11.35 लीटर। न्यूमेरिकल है, बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, यू कैन सॉल्व इट योरसेल्फ आल्सो, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा बोल्स लॉ। हमने यहाँ पर एक बात कही कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो आज हम सिर्फ इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट व्हेन वी विल मीट वी विल सॉल्व सम मोर न्यूमेरिकल्स एंड सम मोर, एंड आई विल टेल यू हाउ टू यूज यूनिटरी मेथड आल्सो। अभी तो हमने इसको किससे किया है, फॉर्मूला से किया है, और अगर हमें फॉर्मूला याद ना हो तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। सो दिस इज ऑल फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।